आज का जो हमारा सेशन है प्लानिंग सेशन है, जिसमें हम कुछ काम ये कर लेते हैं कि हम एक थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि हम एक स्ट्रेटजी बना लें, सही है, आपस में डिस्कस करके। दूसरा काम हम ये कर लेते हैं कि कुछ आपकी अगर क्वेरीज वगैरह हैं मुझे वो बता देंगे, क्लास के एंड में इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेंगे। पहले थोड़ी सी हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर लें और फिर किसी भी आइज़ा के किसी भी सेक्शन में कोई क्वेरी है मुझे अभी बता देना, मैं इंशाल्लाह आपको हाथ के हाथ रिजॉल्व करा दूंगा। एक काम हम ये कर लेते हैं यार मेरे भाई, हम थोड़ी सी एक स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हम कहते हैं सिनेरियो वन। सिनेरियो वन इज़ कितने ऐसे लोग हैं जिनके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। एक काम ये कर लेते हैं, सिनेरियो वन को पहले डिस्कस करते हैं। जिनके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, जिनके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, और फिर खुदा ना खास्ता जिनके लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुए उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, ये भी डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सिनेरियो टू में आ जाएंगे, ये हमारा सिनेरियो टू बन जाएगा। फिर हम सिनेरियो थ्री में आ जाएंगे, पहली अटैम्प्ट है तो क्या करना है, दूसरी अटैम्प्ट है तो क्या करना है, तीसरी अटैम्प्ट है तो क्या करना है। पहली चीज़ आप ये डिस्कस कर लो कि आपके पास जो ये लेक्चर कंप्लीट अगर आपके पास हो चुके हैं तो आपके पास जब ये लास्ट मंथ बचा है, आपके पास जो मेरे बच्चों ये लास्ट मंथ बचा है, इसके अंदर अगर मैं आपकी जगह होता और मैं बहुत बारे सब्जेक्ट में फेल हो चुका हूँ, कैफ में भी, फाइनल में भी, तो मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एडवाइस इसमें दे सकूँगा, सही है। और सिंपल सा काम आपने ये करना है, बहुत सिंपल सा काम ये करना है। अगर आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं आपको वापस से लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले तो आप ये कर लें, अनलेस किसी जगह पे मसला आ रहा है। अच्छा, आपकी लास्ट मंथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपकी लास्ट मंथ स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप फ़ौरन से आइज़ा को रीड करें, इतना काम कर सकते हो, और एक टाइम लगा लो, ना कोई प्रैक्टिस करनी है ना कुछ करना है, और आइज़ा को भी रीड आप जो करेंगे ना तो उसको आप 3 स्टेप्स में बाइफिकेट कर दें। आप वॉल्यूम 1 में बाइफिकेट कर दें, वॉल्यूम 2 में बाइफिकेट कर दें, और कोड ऑफ एथिक्स का जो हमारा वॉल्यूम है उसमें बाइफिकेट कर दें, सही है। तो एक काम ये करें कि आप आइज़ा 600 जो है वो रीड करें, सॉरी आइज़ा रीड करें आप, और आइज़ा रीड करते हुए आप, अच्छा अब अगला सवाल इसके अंदर ये आएगा, अगला सवाल ये आएगा कि सर आइज़ा को रीड कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सी सजेशन है मेरे बच्चों, बहुत सिंपल सी सजेशन है, याद कुछ नहीं करना। ऐसा हो गया, याद हमने कुछ भी नहीं करना, ये क्लियर हो। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आइज़ा में ये चीज़ें बस कवर्ड है, इतना कर सकते हो, कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ और ना इतना डिटेल में माइन्यूट लेवल पे जाके पढ़ना है। एट दी एंड अगर आप एक आइज़ा रीड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है यार इस आइज़ा में ये कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं, यस, कि यहाँ पे ये चीज़ें कवर्ड हैं। फॉर एग्जांपल इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। आइज़ा रीड करने से पहले मेरी सजेशन ये है जब आइज़ा रीड करूँ तो मेरे जो नोट्स हैं और जो मेरा स्मार्ट हैंड आउट है उसको एक बार घुमा लो, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ, आइज़ा 402 एक CFAP का स्टैंडर्ड है, सही है। इससे स्टार्ट करते हैं। तो आपने कहा कि यार हमारे पास आइज़ा 402 CFAP का फर्स्ट स्टेप, आप मेरे नोट्स और स्मार्ट हैंडआउट को जल्दी से गो थ्रू कर लें। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ आपने याद कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप, आप जाके आइज़ा को रीड करें। जब आइज़ा को रीड करें तो आप ये सोचें कि यार अगर फॉर एग्जांपल आइज़ा 402 है ही है, आइज़ा 402 है तो इसके अंदर 3 से 4 बातें कवर्ड होंगी, सही है। इसके अंदर हमारे पास 3 से 4 बातें कवर्ड होंगी। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक स्कोप होगा, इसके अंदर हमारे पास प्लानिंग होगा, इसके अंदर हमारे पास परफॉर्मेंस होगा, और इसके अंदर हमारे पास रिपोर्टिंग होगा। ये बात समझ आती है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आइज़ा 402 का स्कोप ये है, प्लानिंग में ऑडिटर ये स्टेप्स परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस में ये स्टेप्स परफॉर्म करता है, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन ये है। इसमें से कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाँ जी प्लानिंग की चीज़ें, अगर आइज़ा 402 में प्लानिंग से वो कुछ पूछेगा तो मुझे आइज़ा हेल्प कर सकता है। क्या ये काम कर सकता है मेरा बच्चा? परफॉर्मेंस में आपको, प्लानिंग में आपको T1 और T2 दिखेगा, परफॉर्मेंस में आपको T2 दिखेगा, तो क्या अब ये टाइम है कि हम ये बैठ के देखें कि T1 T2 क्या होता है? नहीं सर, ये टाइम नहीं है। तो लेक्चर्स में हमने कवर कर ली हैं, चीज़ें हमने सारी देख ली हैं। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि यार चीज़ें यहाँ पे। जब आप आइज़ा रीड करें, थर्ड स्टेप, आपने कुछ की पॉइंट्स नोट कर लिए अपने रजिस्टर में कि यार ठीक है आइज़ा 402 मुझे यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है, और आइज़ा 402 में ये चीज़ें, ये सिनेरियोज जो है वो कवर्ड है। जब आप ये काम कर लेंगे तो जहाँ आपने आइज़ा रीडिंग कर ली, अगला काम फ़ौरन से आपने ये करना होगा, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस। अच्छा, मेरी सजेशन आपको ये है कि आप 2 से 3 दिन लगा के, अच्छा फॉर एग्जांपल वॉल्यूम 1 में आप कहें कि मैं 2 से 3 दिन लगा के रीड कर लूँगा, वॉल्यूम 2 में आप कहें मैं 1 दिन में रीड कर लूँगा। जैसे ही आप 2 से 3 दिन लगा लें आइज़ा को रीड करने में, उसके बाद आप जाएँ पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस में। और पास्ट पेपर की प्रैक्टिस में आप किसके ऊपर फोकस करेंगे? पहले वॉल्यूम 1 के ऊपर, बिकॉज वॉल्यूम 1 आपने रीड करा हुआ है। तो जैसे ही रीड कर लिया 2 से 3 दिन में, फ़ौरन से वॉल्यूम 1 में आ जाए और वॉल्यूम 1 में आप प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो पहला काम आपने ये करना होगा, अच्छा तो अगर आपने पास्ट पेपर की प्रैक्टिस, अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि जब आप पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने वॉल्यूम 1 अगर कवर किया हुआ है और वॉल्यूम 1 आपने आइज़ा रीड कर लिया है, तो उसके बाद सिंपल सा काम आपको ये करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सा काम आप ये करना पड़ेगा कि जब भी प्रैक्टिस करें फ़ौरन से असेस करें कि आइज़ा हेल्प करेगा कि नहीं करेगा।
ये आपकी प्रैक्टिस पेपर से 1 महीने पहले हो जानी चाहिए, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सही है। प्रैक्टिस आपने स्पेसिफिक आइजा वाइज नहीं करनी है। जब वॉल्यूम 1 पूरा रीड कर लिया है तो वॉल्यूम 1 जब आपने रीड कर लिया है तो आप विंटर 24 का पास पेपर उठाएं, पहला सवाल उठाएं, वॉल्यूम 1 से है, अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। दूसरा सवाल उठाएं, वॉल्यूम 1 से है, अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। और आपके लिए पूरा ओपन ग्राउंड है। अब आपने बैठ के ये देखना है कि क्या मुझे आइजा हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर आइजा हेल्प कर रहा है तो क्या आपने आइजा से उसका आंसर सही लिखा है कि नहीं लिखा। यहाँ तक क्लियर हो मेरे बच्चों। दूसरी बात, जैसे ही आप प्रैक्टिस करें आई कैप के आंसर से उसको कंपेयर करना स्टार्ट करें। सही है। तीसरी चीज़, सबसे पहले ये चीज़ चेक करें कि आपने जो टाइम मैनेजमेंट करी है, क्या वो टाइम मैनेजमेंट इस सवाल में आपकी सही रही है कि नहीं रही, कहाँ मसला आया, किस चीज़ में मसला आया। तो ये काम हो सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट चेक करें, अपने आंसर को कंपेयर करें। ये काम कर सकते हो मेरे बच्चों। तो हार्डली आपके 4 से 5 दिन लगेंगे लेट से आइजा की रीडिंग में, और 2 से 3 दिन लगेंगे आपके पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस में। ये 8 से 10 दिन अगर दे सकते हो, ये 8 से 10 दिन अगर दे सकते हो, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है, तो आपको यही बता रहा हूँ, आइजा रीड करते हुए आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से घुमाना है ताकि आपको ये पता चल जाए, ताकि आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि यार आइजा में क्या लिखा हुआ है और कहाँ लिखा हुआ है, बस। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना। ये काम अगर आपने कर लिया, आइजा को रीड कर लिया, पास पेपर अटैम्प्ट करे, टाइम मैनेजमेंट कर ली, आंसर से कंपेयर कर लिया, गलती आइडेंटिफाई कर ली, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इंशाल्लाह पेपर पास होने में। अब इसी के ऊपर हम एक और स्ट्रेटजी करते हैं कि यार सर, आपका एक एक्सपीरियंस है और हमारा भी एक एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें पता है कि ये कुछ स्पेसिफिक आइजाज हैं जिसमें से स्टैंडर्ड जो आई कैप है वो सवाल पूछता है, और जब आई कैप सवाल पूछता है तो वो हमारे पास आइजा से हमें हेल्प लेनी पड़ती है। और अगर जब हम हेल्प लेने जाते हैं तो वहाँ जो आइजा में लिखा हुआ है और जो पेपर में लिखना है उसके अंदर एक ट्रिकी पार्ट होता है। क्या इससे एग्री करते हो? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आइजा 600, फॉर एग्जाम्पल ISQM 1, ISQM 2, फॉर एग्जाम्पल आइजा 402। अगर मैं वॉल्यूम 1 की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल आइजा 220। क्लियर हो बच्चों यहाँ पे? तो ऐसे हमारे पास जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्या उसके ऊपर हम एक सेशन रख लें? और सेशन इस तरीके से होगा कि रीड आपने ही करना होगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। सही है। रीड आपने ही करना होगा, सुन ले मेरी बात को, रीड आप ही करेंगे। लेकिन जब मैं सेशन लूँगा तो मैं आपके सामने 10, 15, 20 जो भी सवाल होंगे वो आपके सामने पेश करूंगा, और मैं कहूँगा हाँ भाई बताओ आइजा हेल्प करेगा, आप कहेंगे हाँ जी हेल्प करेगा। मैं कहूँगा हाँ भाई बताओ कौन सा पैराग्राफ हेल्प करेगा, आप कहेंगे सर ये पैराग्राफ हेल्प करेगा। फिर मैं कहूँगा ठीक है यार, उल्टे हाथ पे ये पैराग्राफ आ रहा है, सीधे हाथ पे ये ब्लैंक शीट आ रही है, क्या उसको सामने कंपेयर करते हुए हम अपना आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं, और अगर ड्राफ्ट करना है तो कैसे करना है, ये काम कर लें, ताकि पेपर में 20-30 नंबर जो आइजा से हमारे पास आ रहे हैं या 40 नंबर आइजा से हमारे पास आ रहा है तो इसको हम पिक कर लें। तो क्या हम ये एक एक्शन पॉइंट नोट कर लें भाई कि हम जो है वो एक सेशन रखेंगे, और वो सेशन किस चीज़ के ऊपर होगा? वो सेशन होगा उन स्पेसिफिक आइजाज की ड्राफ्टिंग के ऊपर। और जब हम ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली हम किसको रेफ़र कर रहे होंगे? हम आइजा को रेफ़र कर रहे होंगे। लेकिन अगेन आइजा रीड पहले किसने करना है? आपने। अच्छा, तो इसका मतलब है भाई हमारे पास अगर 30 दिन बचे हैं तो इस 30 दिन के अंदर आपने भी कुछ काम करना है, मैंने भी कुछ काम करना है। अच्छा भाई, एक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आइजा वाला मसला था उसके ऊपर तो हम एक अच्छी स्ट्रेटजी इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अच्छा एक और काम ये कर लेते हैं, अब सुने एक्शन पॉइंट। क्या एक काम ये कर ले हम कि हमारे पास जो लास्ट जून 2025 की अटैम्प्ट थी इसके ऊपर हम एक सेशन रख लें ड्राफ्टिंग का? भाई ये कैसा हो जाएगा? और जब इस सेशन की हम ड्राफ्टिंग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर के ऊपर फोकस नहीं होगा, बल्कि फोकस इस चीज़ के ऊपर होगा कि अगेन यहाँ पे आइजा आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या आइजा की लिंकिंग का मसला है। तो हमारा दूसरा एक्शन पॉइंट हो गया कि जून 25, दिसंबर 24 इस तरह के जो हमारे पास अटैम्प्ट है उसके ऊपर हम काम कर लेंगे। तो हमारा फोकस इस तरीके से है कि यार जो स्पेसिफिक आइजाज जहाँ से ड्राफ्टिंग आती है वहाँ कर लेंगे। कुछ जून 25, दिसंबर 24 के अटैम्प्ट के पेपर जो हैं जो क्या कहते हैं नॉर्मली मैं हर बैच में कराता हूँ, इसके ऊपर हम एक सेशन रख लेंगे कि भाई 3 घंटे का पेपर है वो। इसके अलावा जो आप कहते हैं कि सर जो मॉक्स वगैरह होते हैं हमारे, तो वो कुछ चीज़ें तो मैं स्पेसिफिक आइजा में कवर करा दूंगा, कुछ चीज़ें हमने जून 25 अटैम्प्ट में डिस्कस कर ली होगी। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे स्पेशलाइज्ड क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। अब मुझे बताओ कोई ऐसा आइजा जो मुश्किल लग रहा है और आप चाह रहे हो कि सर इसके ऊपर एक मतलब ड्राफ्टिंग तो हो ही रही है स्पेसिफिक आइजा, लेकिन ये आइजा के एस्पेक्ट से हो रही है,
ये आइज़ा के एस्पेक्ट से हो रही है, और वो स्पेसिफिक आइज़ा में हमारा फोकस ये होगा कि हमें आइज़ा को रेफ़र करना है कि नहीं करना। क्या कोई ऐसा आइज़ा है जो मेरे बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और आप चाह रहे हैं कि सर यार इसके ऊपर अगर सेशन हो जाए ना और साथ साथ ड्राफ्टिंग भी हो जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो हमारे पास आइज़ा 600 हो गया, ISQM 1 हो गया, ISQM 2 हो गया, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, ISAE 3000 हो गया, 402 हो गया और 3402 हो गया, 315 हो गया, 710 720 हो गया, ड्यू डिलिजेंस हो गया, ऑडिट ऑफ प्रोस्पेक्टिव 3400 हो गया। मेरे बच्चों इस पे सेशन चाह रहे हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो गया, 315 रिस्क हो गया प्लस सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हो गया। इसमें बस एक चीज़ मैं IT ऐड कर दूं, और IT में जो हमारे पास ICT है, और IT में हमारे पास जो डेटा एनालिटिक्स है, और IT में हमारे पास जो AI है, और IT में हमारे पास जो जनरेटिव AI है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पेपर में आपसे वो सवाल पूछ सकता है और पूछेगा वो आपसे इन चीज़ों के ऊपर। तो हमारा अगला एक्शन पॉइंट ये हो गया कि इसमें से हमारे पास कुछ आइज़ाज़ ऐसे हैं, इसमें से हमारे पास कुछ आइज़ाज़ ऐसे हैं, ये जो मैंने सर्कल करे हुए हैं ये ऑलरेडी मेरे ऊपर कवर्ड हो रहे होंगे। बच्चों ऐसा ही है, 600 ISQM 1 ISQM 2 कोड ऑफ एथिक्स आइज़ा 402 710 720 ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जहां वाकई में आपको आइज़ा हेल्प कर सकता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के ऊपर कोई आइज़ा हेल्प नहीं करेगा, रिस्क के ऊपर कोई आइज़ा हेल्प नहीं करेगा, AI जनरेटिव AI के ऊपर कोई आपको इतना आइज़ा हेल्प नहीं करेगा। ऐसा ही है, ड्यू डिलिजेंस के ऊपर आपको कोई आइज़ा हेल्प नहीं करेगा, प्रोस्पेक्टिव के ऊपर कोई आइज़ा हेल्प नहीं करेगा। ऐसा ही है बच्चों। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कुछ जो हमने सर्कल करे हैं, ये कुछ सर्कल जो हमने करे हैं, ये हमारे ऊपर हम इसके साथ ही कवर कर लेते हैं, और जो हमारे पास रिमेनिंग बचे हैं उसके ऊपर हम कुछ स्पेसिफिक सेशन रख लेंगे। तो इसका मतलब है कि यार ये एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, और अगले 30 दिन तक थोड़ा सा हमें वीकेंड वगैरह पे, वीकडेज वगैरह पे टाइम निकालना पड़ेगा और इन चीज़ों को थोड़ा बहुत कवर करना पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा सिनेरियो ये है, वो बच्चे जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे। यार आपने भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, लेकिन इससे पहले जो आपने एक काम करना होगा भाई, खुदा का वास्ता है लेक्चर्स कंप्लीट कर लो यार, लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, खुदा का वास्ता है। सही है, एक बेसिक काम ये कर लो। और मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊं, आगे जाके ड्राफ्टिंग तो हो ही रही है ना, और आंसर्स कंपेयर कर ही रहे होगे, तो लेक्चर्स दो चीज़ों में टूटे हुए ना। एक तुम्हारे पास होगा कॉन्सेप्ट का लेक्चर, एक तुम्हारे पास होगा किस चीज़ का लेक्चर भाई, एक तुम्हारे पास लेक्चर होगा कॉन्सेप्ट का, दूसरा तुम्हारे पास होगा ड्राफ्टिंग का, जिसमें 5 पेपर्स हो रहे होंगे। एटलीस्ट यार ये काम तो कर लो, कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर तो देख लो, ताकि उसके बाद कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर देखने के बाद आइज़ा की तरफ चले जाओ, आइज़ा रीड करो। सो कौन से आइज़ा रीड करने के बाद जब प्रैक्टिस करने बैठो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ये ड्राफ्टिंग 5 पेपर्स वाले लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखे उनको ये अप्रोच समझ आ रही है कि एटलीस्ट आइज़ा में लिखा हुआ क्या है, आइज़ा की रीडिंग तभी कर सकोगे, ड्राफ्टिंग तभी कर सकोगे, 5 पेपर की ड्राफ्टिंग तभी कर सकोगे जब बेसिक एक काम ये कर लोगे कि थोड़ा बहुत तुम्हें आइज़ा के कॉन्सेप्ट्स पता हो। तो एटलीस्ट 20 से 25 घंटे यार एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर से देख लो भाई, ताकि पता हो कि इसके अंदर क्या। अच्छा चलें, एक और एक्शन पॉइंट जो हमें समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर ये समझ नहीं आ रहा कि आइज़ा रीड कैसे करते हैं। आइज़ा 402 बेहतरीन रहेगा, यहाँ से स्टार्ट कर लें। एक अच्छा स्टैंडर्ड है और सिंपल सा भी है, मतलब सिंपल भी है, न्यू भी है, कैफ में पढ़ा हुआ नहीं है आपने, तो सिंपल सा काम ये करते हैं कि हम आइज़ा 402 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं एक काम ये करूँगा, लेकिन उसमें होगा ये कि स्टूडेंट ने पहले खुद से आइज़ा 402 रीड करना है, मैं बैठ के भी रीड करूँगा, और फिर हम एक सेशन रख लेंगे जिसमें साथ बैठ के इस स्टैंडर्ड को देख लेंगे। ये बेहतरीन हो जाएगा। रात दिन मैं भी पूरा आइज़ा बैठ के आपके साथ रीड करता रहूँ, आप भी रीड करते रहे, टाइम से आया होगा। आप एक बार रीड कर लें, मैं रीड कर लूँगा, और मैं रीड करके आपको बता दूंगा मैंने क्या रीड करा और किन किन चीज़ों को हाईलाइट करा है। तो हमारे पास, ताकि अगर आपने आगे 4-5 दिन आइज़ा रीडिंग में लगाने हैं तो फिर आपको फ़ायदा पता चल जाएगा कि हमने आइज़ा को रीड कैसे करना है। स्टडी समझ आती है तो आप देखो, साथ बैठ गए तो पता चल गया कि सर पहले एक बार साथ में आइज़ा रीड कर लेते हैं, ताकि फिर हम लग जाएँ कि हमने आइज़ा रीड कैसे करना है, प्लस फिर साथ में फिर उसके बाद एक सेशन रख लेंगे जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक आइज़ा रीड कर लिया है तो आइज़ा के ऊपर अगर कोई सवाल आता है तो आइज़ा की कैसे हेल्प लेनी है वो कर लेते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स आइज़ा हैं जो कि हमारे पास जिसमें आइज़ा की हमें हेल्प मिल सकती है, हम उसको कवर कर लेंगे। उसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, उसकी कुछ हमें प्रैक्टिस वगैरह करनी है, हम वो कर लेंगे। फिर हम जो है वो कुछ मॉक और रिसेंट पास्ट पेपर्स के अटैम्प्ट कर लेंगे। बेहतरीन हो गया मेरे बच्चों, स्टडी समझ आती है। अब ये दोनों के लिए, अच्छा ये सिनेरियो 1 भी कवर्ड हो रहा है, इसमें सिनेरियो 2 भी कवर्ड हो रहा है कि जिसने लेक्चर देखे, जिसने लेक्चर नहीं देखे। ऑब्वियसली अगले 3-4 दिन में सेशन नहीं होगा, तो भाई जो सिनेरियो 2 वाला है, खुदा का वास्ता है 20-25 घंटे भी अगले 2-3 दिन में नहीं निकाल सकते या 4 दिन में नहीं निकाल सकते।
और प्लस जो स्मार्ट वर्कशॉप था उसको मैंने मज़ीद कम करवा दिया है। कम इन अ सेंस कि कंटेंट में कम नहीं करवाया, लेकिन पढ़ाते हुए जहाँ गैप आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ कोई चीज़ को फास्ट कर दिया गया है, तो वो मज़ीद उसमें कर दिया है ताकि वो जो है वो कुछ मज़ीद 4, 5, 6, 7 घंटे आपके सेव हो जाए। अगर 710, 720 का सवाल आया है तो आपकी एजा पर रिलायंस ज़्यादा होगी। अगर रिपोर्ट सवाल आ गया, रिपोर्ट ड्राफ्ट करने के लिए आ गया, तो फिर आपकी एजा पर रिलायंस ज़्यादा होगी। अब मुझे बताएं वो बच्चे जो कि नॉर्मली, अच्छा अब हम दूसरे सिनेरियो पे आ जाते हैं। और दूसरा सिनेरियो ये है कि पहली अटैम्प्ट और मैनी अटैम्प्ट। एक काम ये हो सकता है जो हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई एक, कि फर्स्ट स्टेप में जब आप लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो जैसे ही आप एक स्टूडेंट का लेक्चर देखें आप फौरन से उसका आइजा रीड कर सकते हैं। ये बेस्ट हो जाएगा। भाई सिनेरियो 1 वाले तो लेक्चर देख लिया है ना, उसने आइजा रीड नहीं करा हुआ, लेकिन जिसने लेक्चर ही नहीं देखे हुए, क्या वो एक काम ये कर सकता है कि वो थोड़ा सा अटेंटिव होकर अच्छे डेस्क वगैरह पे बैठ के साथ साथ लेक्चर भी देखता रहे, मेरी शक्ल भी देखता रहे और नीचे देख के आइजा भी फौरन से हाईलाइट करता रहे, आइजा भी देखता रहे। तो अगर जिसने लेक्चर नहीं देखे तो वो पहली प्रायोरिटी तो ये कर ले भाई कि सामने लेक्चर लगाए अच्छा सा, और साथ साथ आइजा को भी हाईलाइट करते हैं कि हाँ यार सर ने ये चीज़ कवर करा दी, ये चीज़ कवर करा दी, ये चीज़ कवर करा दी, ये चीज़ कवर करा दी। बेस्ट हो जाएगा ये। अब मुझे बताओ भाई, पहली अटेम्प्ट वाला जो है उसके लिए जो बेसिक चीज़ है वो लेक्चर्स, आइजा प्लस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस किस चीज़ की? पास पेपर्स की। ये बेसिक, मतलब ये एटलीस्ट है, ये करना ही करना है। जिसकी बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो गई है तो मुझे थोड़ा सा बताएं यार, क्या आपको क्या रीज़न लग रहा है, क्यों आपसे वो पेपर पास नहीं हो रहा, किस चीज़ में मसला? इसमें से कोई चीज़ आपने मिस करी हुई है? पहले ड्राफ्टिंग में मसला हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन पिक नहीं होता इसमें मसला हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है इस पर हो रहा है, मेरे बच्चों अच्छा आइजा से रिलेट नहीं हो पा रहा, सब्जेक्ट को टाइम कम दिया था। ये जो हमने ऊपर स्ट्रेटेजी बनाई है इससे फ़ायदा हो जाएगा आपको थोड़ा बहुत, जिसमें हम क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कर रहे होंगे, पिछले टाइम के पास्ट पेपर्स भी कर रहे होंगे, उन स्पेसिफिक आइजाज़ के ऊपर जहाँ मुश्किलात आ रही है जो आपने खुद बताया भी थोड़ी देर पहले, उसकी हम रिटर्न प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे। तो इसका मतलब है हमने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली है कि चाहे आपकी पहली अटैम्प्ट हो, अच्छा ये पहले अटैम्प्ट वाले भी सुन लें कि भाई आपकी पहली अटैम्प्ट है तो देख लें यार ये रीजंस हैं कुछ फेल होने की। तो ऊपर जो हम सेशन कवर कर रहे होंगे वो फर्स्ट अटैम्प्ट वाला, सेकंड अटैम्प्ट वाला, जिसने लेक्चर देख लिए, जिसने लेक्चर नहीं देखे, उन सब के लिए इंशाल्लाह हेल्प हो जाएगी। मैं जो सोच रहा हूँ, मैं कमिट नहीं कर रहा, मैं मेहनत बहुत करूँगा, मैं कमिट नहीं कर रहा, अभी से कह रहा हूँ मैं। और जितनी भी चीज़ें होंगी ये सारी की सारी क्या मैं ये काम कर लूँ कि लेट से अगर आइजा 600 है तो आइजा 600 में पॉसिबल सवाल क्या आ सकते हैं, 1 से 2 लाइन में बता दिया, और उसका रेलिवेंट आंसर कौन से आइजा में है। कुछ इस तरीके से चीज़ें कुछ सेंस बनती हैं। और ये जो हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चंस है इसमें कौन से आइजा हमारे लिंक हो रहे हैं, मैं इस तरह की कोई चीज़ सोच रहा हूँ। स्मार्ट हैंडआउट तो बना हुआ है मेरे पास, लेकिन स्मार्ट हैंडआउट इज़ द कॉन्सेप्ट ना। बैकएंड पे क्या है, बैकएंड पे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं कि अगर मैं यूँ सोचूं कि यार आइजा 402 है तो इसके ऊपर क्या, देखें अगर सवाल पिक हो गया तो आंसर तो आपने आइजा से अगर लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं उस आइजा में बता दूं कि भाई इस आइजा में ये पोटेंशियल 10 क्वेश्चंस हैं, ये पोटेंशियल 10 क्वेश्चंस हैं, तो अगर आइजा 600 से सवाल आएगा तो पोटेंशियल इन 10 सवालों में से कोई उसको वो सिनेरियो की शक्ल दे देगा, उसको वो किसी के साथ लिंक करके दे देगा। मैं इस तरह की कोई चीज़ सोच रहा हूँ इस टाइम के लिए, बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, मैं कमिट नहीं कर रहा मेरे बच्चों, मैं लेकिन मेहनत अपनी पूरी करूँगा, कोशिश पूरी करूँगा कि मैं ऐसी चीज़ आपको बना के दूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर IAS 1 से लेके IFRS 16, 18 नहीं है उसमें, IFRS 16 जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्या रिस्क हैं, उस रिस्क के ऊपर क्या प्रोसीजर है, एक एक स्टैंडर्ड के ऊपर मैंने डिटेल सेशन लिया हुआ है बच्चों। लाइक IFRS 15 का जो हैंड आउट है ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, तो कॉन्सेप्ट क्या है, क्या रिस्क हो सकता है, क्या इवैल्यूएशन है, क्या प्रोसीजर्स है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो कि स्टार्ट होता है हमारा IFRS 15। फिर रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, क्या कॉन्सेप्ट है, वारंटी होगा तो वारंटी में क्या रिस्क है, क्या इवैल्यूएशन है, क्या प्रोसीजर है, लास्ट टाइम का सवाल है ये। कस्टमर ऑप्शन फॉर एडिशनल गुड्स और सर्विसेज, बार बार वो पूछ रहा है, ये कॉन्सेप्ट है IFRS का, ये रिस्क है, ये इवैल्यूएशन है, ये प्रोसीजर है। नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फी, क्या की कॉन्सेप्ट है, रिस्क इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स। वेरिएबल कंसिडरेशन, क्या मेथड है, सेल विद द राइट ऑफ रिटर्न, इन सारी चीज़ों के ऊपर, वेरिएबल कंसिडरेशन के ऊपर क्या रिस्क है, क्या इवैल्यूएशन है, क्या प्रोसीजर्स है। नॉन कैश कंसिडरेशन, क्या रिस्क है, क्या इवैल्यूएशन है, क्या प्रोसीजर है। एक टाइम में आपके पास सवाल भी आ चुका है ये। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट बहुत बार पूछता है, क्या रिस्क, क्या प्रोसीजर। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन उसने आज तक नहीं पूछा, चांसेस है वो आपसे पूछेगा। रिस्क, इवैल्यूएशन, प्रोसीजर, सब कुछ आपके लिए लिखा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है ये। और ये IFRS 15 के ऊपर की कॉन्सेप्ट अगर किसी बच्चे ने रिवाइज करना हो, स्टूडेंट कॉर्नर आपके लिए रखा हुआ है कि अगर आप एग्रीमेंट लिखेंगे तो उसमें मजीद ये 6 स्टेप्स लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, स्टूडेंट कॉर्नर आपके लिए लिखा हुआ है। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, ये चीज़ें होती हैं। वेरिएबल कंसिडरेशन, स्टूडेंट कॉर्नर आपके लिए दिया हुआ है कि ये कुछ की प्रोसेस आप लिख सकते हैं। तो IFRS 15 के ऊपर भी आपको नोट्स दिए हुए, और फिर उसके बाद एजर्शन वाइज आपके लिए सारे रिस्क एंड प्रोसीजर्स बताए हुए हैं यार बच्चों। अगर आप IFRS 9 भी देखें तो IFRS 9 के ऊपर भी सारे के सारे रिस्क,
एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इनिशियल मेजरमेंट होती है क्या रिस्क है क्या प्रोसीजर है, फिर IFRS 9 को एज अ 540 से लिंक करा है। ये डिफरेंट जो चीज़ है उसके ऊपर क्या आपकी चीज़ें होंगी, क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होंगे। तो ये इनिशियल मेजरमेंट है, उसके बाद आपके पास सब्सिक्वेंट क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट है, फिर क्लासिफिकेशन है, फिर एम्बेडेड डेरिवेटिव, ये सारी चीज़ें आपके लिए लिख दी है मेरे बच्चों। और ये तो कितने सेशन तो मैंने ऐसे यूट्यूब में फ्री रखे हुए मेरे बच्चों। ये 45 मिनट हम साथ बैठे हैं, सिर्फ 45 मिनट, कुछ माइंड क्लियर हुआ? पढ़ा कुछ नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटजी बनाई है। पढ़ा कुछ नहीं है, करा कुछ नहीं है, सिर्फ प्लानिंग करी है और एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाई है कि हाँ यार अगर महीने का पता चल गया महीना किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। अब लेकिन अभी तो सिर्फ नियत की है ना, ये तो नियत है ना। नियत मेरी भी ख़राब हो सकती है, आपकी भी ख़राब हो सकती है। अगर जो हमने प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाई है अगर आप इससे एग्री करते हो और इंशाल्लाह अगले 30 दिन हम इसको साथ साथ बैठ के एग्जीक्यूट कर लें, आधा 1 घंटा साथ बैठ जाएँ, 2 घंटा साथ बैठ जाएँ, हफ्ते में 2-3 घंटे साथ बैठ जाएँ, तो आपको लगता है फ़ायदा हो जाएगा और पेपर पास हो जाएगा। रादर दिन मैं ऐसे वर्कशॉप अनाउंस कर दूँ और मैं ऐसी चीज़ें अनाउंस कर दूँ और मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ और पढ़ना हो। तो ये स्ट्रेटजी क्लियर है, तो इसके ऊपर मेहनत कर लें मैं और आप भाई, ताकि मैं भी थोड़ा सा टाइम निकाल के इन चीज़ों पर मेहनत करूँ, आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के इन चीज़ों पर मेहनत करें। डन हो गया। पास आप होंगे, आपकी मेहनत है, खुदा ना खास्ता फेल हो गए, अब मेरी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें इस चीज़ की। आखिरी महीना रह गया है, अगर नॉन सीरियस थे सीरियस हो जाओ, साथ बैठ के मेहनत करते हैं, चीज़ें करते हैं। डन हो गया। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, कोई स्पेसिफिक सवाल, कोई क्वेरी। अब 10-15 मिनट उसके ऊपर बैठ जाते हैं। IAPN 1000 पढ़ाया हुआ है मैंने और एज 540 से लिंक करवाया हुआ है। विंटर 17 ऑनवर्ड्स पास चैप्टर्स करने हैं आपने। CFAP नहीं पढ़ा तो कुछ स्टैंडर्ड में मुश्किल होती है, लेकिन मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है, चाहे वो रिलेटेड पार्टी हो, तो मैंने पहले IS 24 पढ़ा है। अगर वो 560 सब्सिक्वेंट इवेंट हो तो मैंने आपको IS 10 पहले पढ़ा है। तो मैंने उस लिहाज से, अगर मैंने रिस्क एंड प्रोसीजर्स भी, अगर मैंने आपको हैंड आउट दिखाया तो पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके बाद मैंने रिस्क एंड प्रोसीजर्स पढ़ा है। पेपर में अगर कोई सवाल पिक नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, इसकी भी हम इसको जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ऐसे बहुत से सवाल होंगे जिसमें एज पिक नहीं हो रहे होंगे, हम उसको कवर करेंगे। मैंने जो अपने आंसर लिखे हैं वो खुद लिखे हैं, सही है, और खुद एक स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे लिखे हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपने कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया है तो सफिशिएंट है। इट्स अप टू यू। आपको मेरा आंसर समझ आता है, मेरा आंसर लिख लें, आपको ICAP का आंसर समझ आता है, ICAP का आंसर लिख लें। मेरे लिए बड़ा आसान होता है कि मैं ICAP का आंसर कॉपी करके आपको दे देता, मैंने वो हरकत नहीं करी। मैंने एक एक चीज़ को बड़ी ही लॉजिकल वे में, अगर आप वॉल्यूम 2 देखेंगे और उसमें अगर कोई रिस्क एंड प्रोसीजर का सवाल है तो मैंने नीचे IFRS के रेफरेंस भी लिखे हुए हैं कि ये IFRS का रेफरेंस है, IFRS ये बात करता है, तो यहाँ से वो मैंने वर्ड्स उठाए और अपने आंसर में लिखे हुए हैं। आइज़ा में जो अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है वो भी रीड करना है। आइज़ास को रीड करना ज़रूरी है। आइज़ा को रीड, आपको अभी लग रहा है आइज़ा आपको हेल्प करेगा, जब आप आइज़ा रीड करेंगे ना तो आइज़ा की जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना वो आपके जहन में आ जाएंगी। रिस्क असेसमेंट, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, इस तरह के वर्ड्स आप, और आप पेपर में भी वही लिखेंगे। फिर यार फर्स्ट अटैम्प्ट है, 2 पेपर हैं, 30 दिन है, क्यों नहीं हो सकेगा यार। 12 दिन ऑडिट को दें, 12 दिन FFR को दें, आखिर के 6 दिन मजीद आपके पास होंगे रिवाइज करने के। जब वो इवैल्यूएशन पूछता है ना तो सवाल में जो आपके पास पॉइंट होता है ना, उस सवाल की इंफॉर्मेशन को या तो आइज़ा या IFRS के किसी की कॉन्सेप्ट के साथ आपने लिंक करना होता है, ये इवैल्यूएशन कहलाती है। आंसर को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं ले सकते, ये हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पेपर में एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास टाइम जो है वो कम है तो आप कर सकती है। लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल होती है, रिस्क ऑफ मटीरियल सिस्टम में, ये नॉर्मल है, सही है। FS लेवल ये एक नॉर्मल हमारे पास एब्रीवेशन है, तो इसको आप यूज़ कर सकती हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ये एक नॉर्मल है, आप कर सकती हैं। पेपर ऑडिट का कंप्लीट क्यों नहीं होता? बिकॉज आप रेलिवेंट नहीं लिखते हैं। रेलिवेंट की पॉइंट, एक ऐसी चीज़ के जो 2 लाइन में आप समझा सकें, आपको क्यों 200 लाइन चाहिए समझाने में? रेफरेंस देना लाजमी नहीं है, लाजमी क्या है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। डिपेंड करता है 20 नंबर का सवाल है, 20 नंबर का रिस्क का सवाल है, तो रिक्वायरमेंट क्या है? रिस्क एंड प्रोसीजर है। अगर रिस्क एंड प्रोसीजर है तो नॉर्मली आपको 6 से 8 रिस्क बताने होते हैं और हर रिस्क के अगेंस्ट आपको 2 से 3 प्रोसीजर्स बताने होते हैं। ये जो इवैल्यूएशन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, ऑडिट प्रोसीजर है, उसको हम प्रैक्टिस में और मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। अगर वो रिस्क डिस्कस करने का कह रहा है तो उसमें आप प्रोसीजर नहीं लिख सकते, उसमें आपने रिस्क बताना है। अगर लेक्चर्स लेनी है, साथ साथ तैयारी नहीं करी, कोई मसला नहीं है, आइज़ा रीड करना स्टार्ट कर दें। आइज़ा रीड करें और रीड करने के बाद प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें ऑटोमेटिकली रिकॉल होंगी आपको। बिल्कुल करना है। आइज़ा के साथ जो एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ है उसको भी रीड करना है। विंटर 17 से लास्ट अटैम्प्ट तक, और जिनकी 2nd या 3rd अटैम्प्ट है मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो MSA 1 के सवाल लाजमी करें। मैंने पोर्टल पे MSA 1 के सवाल रखे हुए हैं, वो MSA 1 के सवाल लाजमी रखें और ज़्यादा फोकस वो करें रिस्क एंड प्रोसीजर में। मतलब कोई रिस्क ही ना लें वो इस चीज़ के ऊपर कि किसी भी स्टैंडर्ड से रिलेटेड अगर वो आपसे रिस्क एंड प्रोसीजर पूछता तो आपसे मिस हो जाए। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ऑलरेडी मेरा लेक्चर है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन को कैसे वेरीफाई करते हैं, क्या रिस्क है, उसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर है। क्या दोनों एक्सपेक्टेड है? ISQM भी एक्सपेक्टेड है, कोड ऑफ एथिक्स भी एक्सपेक्टेड है। मैंने भी अपने दोस्त से एक बार यही पूछा था कि यार ISQM 1 एक्सपेक्टेड है कि कोड ऑफ एथिक्स एक्सपेक्टेड है।
उसने कहा यार ISQM एक्सपेक्टेड है, तो मैं ISQM की तैयारी करके चला गया। कोड ऑफ एथिक्स की मैंने तैयारी नहीं करी बिकॉज मेरे दोस्त ने बोला कि ISQM एक्सपेक्टेड है। पेपर में कोड ऑफ एथिक्स आ गया, मैं बड़ा गुस्से से उसके पास गया। मैंने कहा तुमने कहा था ISQM एक्सपेक्टेड है, कोड ऑफ एथिक्स आ गया। उसने कहा टेंशन ना लो, अगले टाइम ISQM आ जाएगा। तो ये वाली हरकत नहीं करनी ना हमने यार, ये वाली हरकत हमने नहीं करनी है ना बच्चों। सब एक्सपेक्टेड है, सही है, सब कुछ एक्सपेक्टेड है मेरा बच्चा। बस अब इस जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, जो नियत करी है, दुआ करिएगा, मेरे लिए दुआ करिएगा, अल्लाह थोड़ी सेहत दे यार मुझे, ताकि मैं बस लग जाऊँ आप लोगों के साथ इन चीज़ों के ऊपर। डन हो गया बच्चों? अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा बच्चों मुझे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।